Hello students, I am Dr. Vikas. I am Assistant Professor in Tourism at Government College for Women, Bhodia Kheda, Fatehbad. And today we will discuss the topic elasticity of tourism demand. This topic is from your 6th semester BTM 603 Economics of Tourism, second unit. In today's lecture we will discuss about what is demand and what is the elasticity of demand, what are the types of elasticity of demand, and how does this concept elasticity of tourism demand is used specifically in the field of travel and tourism. तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी डिमांड क्या चीज़ है, व्हाट इज़ डिमांड। देखिए आपने तीन शब्द सुने होंगे, नीड, वांट और डिमांड। अगर आप इनकी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो लगभग सेम ही मीनिंग है, नीड, वांट और डिमांड तीनों का। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करते हैं तो ये तीनों शब्दों का अंतर जो तीनों शब्द हैं ये अलग अलग हैं। सबसे पहले देखिए जो नीड है, नीड का मतलब है स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, मतलब आप जब किसी चीज़ से वंचित महसूस करते हैं। वंचित महसूस करने का मतलब है कि आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी और ये चीज़ मेरे पास नहीं है। मतलब जो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है और जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके बीच में कोई अंतर है, और वो जो चीज़ आप महसूस करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, मनोवैज्ञानिक स्तर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जो बड़ी ज़बरदस्त गर्मी है और आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसके अंदर पंखा नहीं चलता है या जिसमें बिजली नहीं है, तो आपको लगता है कि भाई आपको महसूस होता है कि गर्मी ज़्यादा है और मुझे किसी ऐसे कमरे में होना चाहिए जहाँ पे ठंडा माहौल हो, जहाँ पे एसी हो, कूलर हो या पंखा हो या कम से कम बिजली हो जिससे पंखा मैं चला सकूँ। तो देखिए वो जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट थी और वो जो दूसरी है वो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में अंतर है, तो वो आपकी स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन है। मतलब बेसिकली आपको चाहिए क्या कि गर्म वातावरण है और आप किसी ठंडे वातावरण के अंदर जाना चाहते हो। अगली जो टर्म है वो है वांट, कि आपकी जो नीड है आप उस नीड को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। पहले हमने बात की कि आपकी जो नीड थी बेसिकली वो क्या थी कि आप किसी गर्म वातावरण की जगह पे बैठे हुए थे और आप किसी ठंडे वातावरण में जाना चाहते हो, ये नीड थी। अब आप इसे एक्सप्रेस कैसे करते हो? आप ये कह सकते हो कि जी मैं इस कमरे को छोड़ के किसी ऐसे कमरे में जाना चाहता हूँ जहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हो, जहाँ पे एसी लगा हो। ये एक तरीका है उसी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हो कि जी मैं इस जगह को ही छोड़ के किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे पूरा वातावरण जो है कमरा कमरा नहीं बल्कि बाहर का भी वातावरण जो है वो पूरा ठंडा हो। ये दूसरा तरीका है आपकी उसी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए। तो देखिए नीड आपकी सेम हो सकती है, लेकिन उस नीड को प्रदर्शित करने का, उस नीड को व्यक्त करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। वो आपकी वांट है कि आप उस नीड को किस तरीके से व्यक्त करते हो, किस तरीके से अभिव्यक्त करते हो, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, वो आपकी वांट है। अगला जो कंसेप्ट है वो है डिमांड। देखिए आपकी नीड थी कि जी आप जो है किसी गर्म वातावरण वाली जगह से और ठंडे वातावरण वाली जगह पे जाना चाहते थे, वो आपकी नीड थी। आपने उस नीड को इस तरीके से एक्सप्रेस किया कि जी मैं ऐसे कमरे में जाना चाहता हूँ जहाँ पे एसी हो, एयर कंडीशनर रूम हो। ठीक है, अब बात आती है डिमांड की। क्या हम ये मान लें कि भी आपकी जो डिमांड है वो एक एसी की है? मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ जो एसी बेचता है। अब बाहर सड़क पे जो एक आदमी खड़ा है वो उसके मन में ये विचार है कि जो मेरे घर में जो कमरा है वो गर्म रहता है और उसे ठंडा करने के लिए एक एसी होना चाहिए। देखिए उसकी नीड भी थी, उसको लगता था कि उसका जो घर का कमरा है वो गर्म रहता है, वो ठंडा होना चाहिए। मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट और जो डिज़ायर्ड स्टेट थी उनमें अंतर था। मतलब उसकी नीड थी एक ठंडे कमरे की। उसने वो नीड किस तरीके से एक्सप्रेस की कि जी मेरे पास जो है वो एक एसी, एयर कंडीशनर जो है वो होना चाहिए। अब आप जो हैं वो एसी के सेलर हैं, आपकी जो दुकान है आप एसी बेचते हैं और वो आदमी आपकी दुकान के बाहर खड़ा है। आप क्या मानेंगे कि भाई आपके एसी की डिमांड है? इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, आप क्या चीज़ें देखेंगे उस आदमी के अंदर जब आप ये मानेंगे कि जी एसी की डिमांड ये कर रहा है? पहली चीज़ कि उस आदमी की क्या एसी खरीदने की हैसियत है, क्षमता है, मतलब एबिलिटी टू पे।
क्या वो आदमी एसी खरीदने के लिए पे कर सकता है? मान लीजिए एसी जो है वो 30,000 रुपये का है, तो क्या उस आदमी की एबिलिटी है 30,000 रुपये पे करने की? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम मान लेते हैं कि उस आदमी की जो है वो एबिलिटी है 30,000 रुपये पे करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है, क्या वो आदमी विलिंग है, क्या उस आदमी की इच्छा है 30,000 रुपये एसी पे खर्च करने की? अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी आप ये मानेंगे कि जी वो जो आदमी है, वो जो आदमी है उसकी जो वांट है वो डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आपके जो कस्टमर हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, या जो आपका सब्जेक्ट है जिसकी आप स्टडी करते हो, अगर उसके अंदर ये विलिंगनेस और एबिलिटी नहीं है तो आप उसे डिमांड नहीं उठाएंगे। सपोज़ कीजिए आप किसी जगह पे कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जो चाइनीज़ डिशेज़ मैं बनाऊंगा, उसकी डिमांड है कि नहीं। और उस डिमांड के लिए आप क्या देखेंगे कि वहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो आपके रेस्टोरेंट के खाने के लिए पे करने के लिए विलिंग हैं और एबल हैं। मान लीजिए आप एक डिश की कॉस्ट जो है वो 100 रुपये रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जिस जगह पे आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये पे करने की विलिंग एबिलिटी रखते हैं, पहली चीज़। और वो किसी चाइनीज़ डिश के लिए 100 रुपये खर्च करने की इच्छा भी रखते हैं। दैट विल बिकम डिमांड। चलिए अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डिमांड जो है, इट इज़ अ शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाई at each specific price in a set of possible prices during some specified period of time। बड़ी लंबी डेफिनेशन है, चलिए हम तोड़ के पढ़ते हैं। डिमांड इज ए शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो काम की चीज़ है वो है शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। शेड्यूल से मेरा मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, किसी पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, किसी प्रोडक्ट और सर्विस की अमाउंट का शेड्यूल। देखिए हम, चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स ऑफ टूरिज़्म है, तो हम इसे टूरिज़्म की सेंस में लेके जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि आपको एक जनरल एग्जांपल देते हैं। शेड्यूल का मतलब मान लीजिए कि आपकी फ्रूट्स की दुकान है, ठीक है, तो ये जो शेड्यूल है आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जो मेरे फ्रूट की जो डिमांड है वो सुबह ज़्यादा है, दोपहर में कम है और शाम को फिर से ज़्यादा हो जाती है, या सोमवार को ज़्यादा है, मंगलवार को कम है, बुधवार को ज़्यादा है, वीरवार को कम है, शुक्रवार को ज़्यादा है। शेड्यूल का मतलब एक टाइम पीरियड, ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, किसी प्रोडक्ट और सर्विस की अमाउंट की क्वांटिटी दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाई, जो लोग खरीदने के, देखिए फिर से वही दोनों टर्म्स आ गए हैं, विलिंग और एबल, जो लोग खरीदने के इच्छुक हैं और काबिल हैं। दो चीज़ें हैं, काबिलियत और इच्छा शक्ति, कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की वो अमाउंट जो एक गिवन टाइम के अंदर, गिवन शेड्यूल का मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर लोग खरीदने के इच्छुक भी हैं और काबिल भी हैं, एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एक गिवन प्राइस पे, दिए हुए प्राइस पे, इन ए सेट ऑफ पॉसिबल प्राइसेस। पॉसिबल, सेट ऑफ पॉसिबल प्राइसेस का मतलब है कि आपने प्राइसेस की एक रेंज दी है, ड्यूरिंग सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो सपोज़ कीजिए हम थोड़े से सिंपल करते हैं कि आपकी मान लीजिए एयरलाइन है, आप एयरलाइन के सेल्स मैनेजर हैं और आपको ये देखना है कि मेरी एयरलाइन की दिल्ली से बॉम्बे जो फ़्लाइट सुबह 7 बजे डिपार्ट करती है उसमें 5,000 रुपये के प्राइस पे कितनी डिमांड है। तो आप क्या देखेंगे, बेसिकली आप क्या जानना चाहते हैं कि जो दिल्ली से बॉम्बे आपकी एयरलाइन की फ़्लाइट सुबह 7 बजे जाती है, डिपार्ट करती है, उसमें 5,000 रुपये के प्राइस पे, 5,000 रुपये पर सीट के प्राइस पे कितने लोग हैं जो विलिंग हैं और एबल हैं टिकट परचेज करने के लिए। दैट विल बी योर डिमांड, वो आपकी डिमांड होगी। मान लीजिए कि 100 लोग जो हैं वो तैयार हैं, तो आप कहेंगे कि जी इस पर्टिकुलर फ़्लाइट में सुबह 7 बजे का जो शेड्यूल है, जो सुबह 7 बजे का टाइम है, उसमें 5,000 रुपये पे 100 लोगों की डिमांड है। दैट इज़ बेसिकली द डिमांड कंसेप्ट जो हम बात करते हैं डिमांड की। अगला जो कंसेप्ट है या अगला जो चीज़ है, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो बेसिकली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कुछ नहीं है, सिंपली आप ये दो चीज़ें देख ली।
आप नॉर्मली जानते हैं कि जब हम प्राइस चेंज करते हैं तो डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। फिर से पहले वाले एग्जांपल पे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप प्राइस 5,000 रुपये से घटा के 4500 रुपये करेंगे तो पहले जो 100 लोग टिकट खरीदने के लिए तैयार थे उनकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी? नॉर्मली वो जो संख्या है वो बढ़ती है, क्योंकि अगर 5,000 रुपये पे के प्राइस पे 100 लोग टिकट खरीदने के लिए तैयार थे, तो मान लीजिए आपने प्राइस घटा के 4500 कर दिया, तो हो सकता है आपको 110 लोग टिकट खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। या हम उल्टा भी कर सकते हैं कि वो जो 5,000 रुपये का प्राइस था वो आपने बढ़ा के 5500 कर दिया, तो क्या अब भी 5500 रुपये के प्राइस पे भी वो 100 के 100 लोग टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं? हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को ये 5500 रुपये पे महंगी लगे और वो मना कर दें, तो आपकी जो पहले जो डिमांड 100 लोगों की थी वो घट के जो है वो 90 पे भी आ सकती है। तो जो आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हो वो सिंपली ये है कि प्राइस में चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आता है। देखिए मैंने वर्ड जो यूज़ किया है वो चेंज वर्ड यूज़ किया है, तो चेंज जो है वो कम भी कर सकते हैं आप प्राइस को और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगेन डिमांड में भी जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो चेंज यूज़ किया है कि आपकी जो डिमांड है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो सिंपली जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज़ सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन प्राइस अलोंग विद द क्वांटिटी डिमांडेड। दो टर्म्स हमने यूज़ की, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। देखिए डेफिनेशन में भी लिखा है हमने, द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। कि जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उसके अंदर कितना चेंज हुआ ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, दैट इज बेसिकली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि जो ये प्राइस इलास्टिसिटी की हमने बात की है अभी, ये कितने टाइप की हो सकती है? तो बेसिकली देर आर 5 टाइप्स, 5 टाइप्स हैं। सबसे पहली है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, then relatively elastic demand, then elasticity of the demand equal to utility, then relatively inelastic demand, then perfectly inelastic demand। हम इन पे डिटेल में बात करते हैं। अब सबसे पहले देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि व्हेन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट चेंजेस, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इवन व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। देखिए जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो डिमांड है यहाँ पे देखिए ये जो डिमांड है ज़ीरो है और यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ गई है आपकी, लेकिन प्राइस आपका जो है वो सेम है। आप देखिए इस ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस जो है वो प्राइस है, मतलब जैसे जैसे आप वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ जाते हैं आपका प्राइस जो है वो बढ़ता है। जो आपका एक्स एक्सिस है, मतलब जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टली या ओरिजिन ज़ीरो से दूर जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। तो आप देखिए जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो कर्व है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो ये देखिए कि आपका प्राइस सेम है, हमने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो देखिए यहाँ डिमांड ज़ीरो थी और इसी प्राइस पे ये जो डिमांड है यहाँ आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती गई। मीन्स देयर इज़ ए चेंज इन डिमांड विदाउट चेंज इन द प्राइस। हमने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया है लेकिन फिर भी जो डिमांड है वो चेंज होती है, मतलब डिमांड घट भी रही है और बढ़ भी रही है बिना कोई चेंज किए किसके अंदर, प्राइस के अंदर। हमने जब इससे पहले बात की थी प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ही ये हमने बताया था कि जी ये रिलेशनशिप है किसके अंदर, चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड के अंदर। तो जब हमने देखा कि जो चेंज इन प्राइस है वो ज़ीरो है, मतलब प्राइस आप चेंज कर ही नहीं रहे हैं और स्टिल द डिमांड इज चेंजिंग, डिमांड जो है उसके बावजूद आपकी चेंज होती रहती है, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आप कहेंगे कि जी ऐसा तो नहीं होता है कि हम प्राइस में चेंज ना करें और फिर भी जो डिमांड है वो चेंज होती रहे। देखिए जो रियल लाइफ है, हकीकत की जो ज़िंदगी है, उसमें जनरली ऐसा नहीं होता है। ये हाइपोथेटिकल केस है, हमने आइडियल केस लिया है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो वर्ड है परफेक्ट, आप सब मानते हैं कि नो वन इज़ 100% परफेक्ट, तो जो इलास्टिसिटी है वो भी 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमने एक हाइपोथेटिकल केस जो है वो लिया है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम उसे कहेंगे जब देर इज़ नो चेंज इन प्राइस बट देर आर चेंजेस इन द
डिमांड। देखिए मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो चेंज यूज़ कर रहा हूँ, तो चेंज में दोनों चीज़ें आती हैं आपकी, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। नेक्स्ट जो था आपका दैट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फिर से आप ग्राफ पे देखिए, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस जो है उसमें क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो डिमांड है वो है। अब यहाँ देखिए आपने प्राइस चेंज किया है P2 से P1। हम पहला केस लेते हैं कि आपने प्राइस जो है वो कम कर दिया P2 से P1। तो देखिए P2 पे आपकी जो डिमांड थी वो थी Q2 यहाँ पे, और जब P1 आपने प्राइस कर दिया तो आपकी जो डिमांड हो गई है वो हो गई है Q1। अब आप ये देखिए कि आपने जो प्राइस में चेंज किया है P2 से P1 के बीच, ये जो चेंज है ये कम है, और जो डिमांड में चेंज हुआ है Q2 से Q1 के बीच में वो आपका जो है ज़्यादा हुआ। मतलब आपने प्राइस में चेंज कम किया है लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिमांड में चेंज हुआ है वो ज़्यादा है। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जी मैंने प्राइस में 5% की कमी की है लेकिन डिमांड जो है वो 10% बढ़ गई है। तो ये देखिए यहाँ पे व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इट इज़ नोन एज द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। कि जब प्राइस में जो चेंज है उसके मुकाबले जो डिमांड का चेंज है वो ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है आपका इससे ठीक अपोजिट, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी जैसे कि यहाँ जो वर्ड है इसी से आपको पता लग रहा है कि जितना आपने चेंज प्राइस में किया एग्जैक्टली उतना ही चेंज आपका डिमांड के अंदर आ गया। देखिए यहाँ आपने प्राइस जो है वो 20% कम किया और एग्जैक्टली 20% जो है आपकी डिमांड बढ़ गई। तो दैट अगर ऐसा कोई केस होता है तो हम उसे कहते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी हम इसे कह सकते हैं। When the proportionate change in demand is equal to the proportionate changes in price, it is known as unitary elastic demand। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइस कम ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर दिया जाए और आपकी जो डिमांड है वो एग्जैक्ट 20% जो है वो कम हो जाए। तो अगेन इट विल बी द केस ऑफ द unitary elastic demand। Then there can be another case, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब देखिए हमने पहले जो बात की थी दैट वाज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हमने हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा की थी। हमने कहा था कि जी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, मतलब घट भी रही है और बढ़ भी रही है। उससे ठीक अपोजिट अब की बारी देखिए आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, प्राइस जो है वो चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए जो एक्स एक्सिस है उस पर डिमांड है वो डी पे है आपकी, ये कांस्टेंट है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्राइस जो है वो यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ प्राइस आपका कुछ चेंज हुआ, इंक्रीज़ हुआ, यहाँ और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, यहाँ और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, यहाँ और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो उतनी की उतनी ही है। आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं ऐसा जब आपका जो प्राइस है वो आप बढ़ाते जाएँ और डिमांड जो है वो फिर भी सेम रहे। देखिए जितनी भी गुड्स हैं जो कि नेसेसिटी हैं, डेली नेसेसिटी हैं, जो आपके जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो जो सारी गुड्स हैं उनकी जो डिमांड होती है वो लगभग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप उसकी कॉस्ट कितनी भी बढ़ा दीजिए उसकी जो डिमांड रहेगी वो लगभग उतनी ही रहेगी, उसके अंदर जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो अभी हमने जितनी भी टाइप्स की बात की हैं वो हम एक सिंगल ग्राफ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले D1 है दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब आपका यहाँ क्या हो रहा है कि आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड जो है वो आपकी चेंज हुई है। सेकंड है D2 रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये आपकी D2 कर्व है, ये वाली जो है दैट इज़ D2 रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखिए प्राइस जो है वो आपने यहाँ पे चेंज किया है लेकिन जो प्रोपोर्शनेट चेंज है डिमांड के अंदर वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूटिलिटी दैट इज़ D3। जब आपका जो चेंजेज इन प्राइस हैं दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन द डिमांड, मतलब अगर आपने प्राइस में 10% रिडक्शन किया है तो एग्जैक्टली 10% आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई।
या वाइस वर्सा कि अगर आपने प्राइस के अंदर 10% का डिक्रीज़ किया है तो आपकी डिमांड जो है वो 10% इंक्रीज़ हुई है, या आपने प्राइस 10% इंक्रीज़ किया तो आपकी जो डिमांड है वो 10% डिक्रीज़ हुई है। उसके बाद है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड D4। जब आपने का जो चेंज इन प्राइस है उसके कोरस्पोंडिंग जो डिमांड के अंदर चेंज है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। देन इट इज़ द D5 परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कि आप प्राइस कितना भी चेंज करते रहें, मतलब हम बढ़ा भी सकते हैं प्राइस घटा भी सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिमांड है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। दैट इज़ द केस ऑफ द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो हैं वो एग्जांपल्स लेंगे अपने टूरिज़्म फील्ड से। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब टूरिज़्म के केस में आप जानते हैं कि कोई कमोडिटी फिजिकल कोई गुड्स हम जो है वो सेल नहीं करते, बेसिकली हम सर्विसेज सेल करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे नेचर ऑफ सर्विस। टूरिज़्म के केस में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि मैंडेटरी हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी हैं, उनके बिना आपका टूरिज़्म प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जाना है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ मैंडेटरी सर्विस। भाई बिना ट्रांसपोर्टेशन के अब वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग हो सकता है, इट कैन बी एयर, रेल, रोड, शिप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहाँ से जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एक ही मोड अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट का। तो अब देखिए ये जो केस हो गया आपका, ये नियर इन इलास्टिक केस हो गया। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। आप प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है वो डिमांड को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाएंगे। सपोज़ कीजिए कि भाई आपने किसी आइलैंड पे जाना है, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी द्वीप पे जाना चाहते हैं। द्वीप बेसिकली समुद्र के बीच में होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप बाई एयर जा सकते हैं या आप बाई शिप जा सकते हैं। और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो आइलैंड है उस पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वो है शिप का। तो जो अगर आप जाना चाहते हैं और मान लीजिए कोई द्वीप पे कोई ज़रूरी फंक्शन है जो आपके लिए अटेंड करना ज़रूरी है, तो अब इस केस में जो डिमांड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक डिमांड के जो शिप का प्राइस है वो कितना भी हो सकता है, लेकिन आप वो टिकट जो है वो परचेज़ करेंगे। अब देखिए वो जो शिप का ओनर है वो ये देखेगा कि जो कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे प्राइस चेंज करने के बावजूद अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं कि एज ए बिजनेस मैनेजर और एज ए बिजनेस ओनर और एज ए सेल्स मैनेजर और एज ए सेल्स इंचार्ज, कल को मान लीजिए आप भी कोई अपनी दुकान करते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जी मेरी डिमांड कितनी है और वो डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग कितनी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ठीक है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी की जगह हम यहाँ कह सकते हैं कि ये नेचर ऑफ सर्विस। तो अगर वो सर्विस एक्सक्लूसिव सर्विस है तो जो डिमांड होगी दैट विल बी इन इलास्टिक। लेकिन मान लीजिए हमें दिल्ली से देहरादून जाना है तो आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप बाई रोड भी जा सकते हो, आप बाई फ्लाइट भी जा सकते हो, आप बाई ट्रेन भी जा सकते हो। अब उस केस में मान लीजिए आप एयरलाइन की तरफ से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपने अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उनके पास, वो ट्रेन से चले जाएंगे या बाई रोड चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं होता उनके पास तो आप प्राइस बढ़ाने के बावजूद आपकी डिमांड में उतना चेंज नहीं आता, मतलब आपकी जो डिमांड थी वो रिलेटिवली इन इलास्टिक रहती है। तो जो फर्स्ट जो फैक्टर है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है दैट इज़ नेचर ऑफ द कमोडिटी और सर्विस, कि वो जो कमोडिटी है वो सर्विस है वो कितनी असेंशियल है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। जैसे कि हमने अभी इसमें डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आपकी जो डिमांड होगी दैट विल बी इलास्टिक।
जैसे ही आप प्राइस चेंज करेंगे लोग जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट सर्विस की तरफ चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए आप कोई कैफ़े खोलते हैं, टी और कॉफ़ी आप वहाँ पे ऑफ़र करते हैं। अब मान लीजिए आपने टी का प्राइस बढ़ा दिया, तो क्या होगा, आपकी टी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। लोग टी की बजाय कॉफ़ी प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे। या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि आपने अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ा दिए हैं तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, टी है। लोग जो है वो टी की तरफ आ जाएंगे और आपकी जो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ यूजेज ऑफ द कोमोडिटी, कि उस पर्टिकुलर कोमोडिटी के जो यूजेज हैं उसके अंदर कितनी वैरायटी है। अगर एक कोमोडिटी सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ की जा सकती है तो उसकी जो इलास्टिसिटी, उसके प्राइस में चेंज करने से उसकी डिमांड के अंदर जो है वो चेंज कम आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल यूज़ कोमोडिटी है। मान लीजिए कोई कोमोडिटी है, उसको आप वैरायटी ऑफ यूजेस मतलब अलग अलग यूज़ के अंदर ले सकते हैं, तो उसके जो केस में जब आप प्राइस चेंज करते हो तो उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज होगी। नेक्स्ट है आपका पोस्टपोनमेंट। देखिए, सपोज़ कीजिए कि कुछ जो ट्रैवल होते हैं आपके वो पोस्टपोन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेज़र ट्रैवल। मान लीजिए मुझे लेज़र पर्पज़ से कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर टिकटें महंगी हैं फ़्लाइट की, तो मैं अपना ट्रैवल जो है वो पोस्टपोन कर दूँगा। अब वहाँ क्या हुआ, आपने टिकट के प्राइस बढ़ाए और आपकी डिमांड जो है वो कम हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रैवल ऐसा हो सकता है कि जो पोस्टपोन करने लायक ना हो। फॉर एग्जांपल बिजनेस ट्रैवल है। अगर मुझे किसी क्लाइंट से किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके मिलना है, उससे मीटिंग करनी ही है, वो अर्जेंट है, ठीक है, नेसेसरी है, तो उस केस में आप टिकट का प्राइस जो है वो कितना भी बढ़ा दीजिए, मेरी जो डिमांड जो है वो कम नहीं होगी। तो पोस्टपोनमेंट से मतलब है कि जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, क्या वो पोस्टपोनेबल है, उसकी परचेज़, क्या लोग उसको बगैर किसी नुकसान के पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो आपकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा इलास्टिक होगी, मतलब प्राइस चेंज के साथ डिमांड फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस पोस्टपोनेबल नहीं है तो आप प्राइस कितना भी चेंज कर सकते हैं, आपकी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम जनरली घरों के अंदर क्या यूज़ करते हैं, वाटर फिल्टर यूज़ करते हैं, उसमें किट डलती है। ठीक है, अब जिस दिन वो किट ख़त्म हो गई, वो जो फिल्टर है वो पानी साफ़ करना छोड़ देगा। अब वो तो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते ना कि कुछ दिन गंदा पानी पी लेते हैं। तो वो जो जो किट है आपकी, उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो बेसिकली कम होगी, मतलब वो जो डिमांड होगी उसकी इनइलास्टिक होगी। प्राइस, अगर उस किट का प्राइस कंपनी 500 से बढ़ा के 600 भी कर देती है, आपने 20% प्राइस बढ़ा दिया, तो उसकी डिमांड ज़रूरी नहीं है कि 20% ही कम होगी। डिमांड में हो सकता है सिर्फ 5% की ही कमी आए। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट की सर्विस, वो जो प्रोडक्ट है आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो बिजनेस ट्रैवल होता है, इट इज़ जनरली नॉट पोस्टपोनेबल, लेकिन जो लेज़र ट्रैवल होता है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। तो वहाँ पे जो डिमांड, जो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी। बिजनेस ट्रैवल के केस में इलास्टिसिटी जो है वो आपकी कम होगी। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स। अब ये क्लासिक एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हैं जो सिगरेट्स हैं। देखिए, अगर आप हैबिचुअल हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो उसके प्राइस जो कितने भी बढ़ा दीजिए, आपकी डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ने का मतलब क्या है कि आपकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। ठीक है तो इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स का मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस है वो हैबिट फॉर्मिंग है या नहीं है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी और सर्विस, कि जो हम इनकम स्पेंड करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि जो मेरी टोटल इनकम है उसका कितना हिस्सा एक पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस पे स्पेंड किया जाता है। तो जितना ज़्यादा हम स्पेंड करते होंगे, मान लीजिए मेरी इनकम 50,000 रुपये है और जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाहता हूँ उसकी कीमत भी 50,000 ही है, और उसका अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो एबिलिटी है उसको परचेज़ करने की वो नहीं बचेगी। तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी, आप देखेंगे कि आपका जो टारगेट कस्टमर है, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचना चाहते हो, उसके ऊपर वो अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन जो है वो खर्च करना चाहता है। और जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ बेसिकली द रेंज ऑफ प्राइसेस, कि जो प्राइस की रेंज है, मतलब मिनिमम प्राइस कितना है और
मैक्सिमम प्राइस कितना है। जितनी ज़्यादा रेंज होगी आपके प्राइसेस की, उतनी आपकी जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो कम होती जाएगी। अगर आपका फिक्स प्राइस है तो आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो बेसिकली अलग होगी, और अगर आपका जो रेंज ऑफ प्राइसेस हैं उसके केस में आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो आपकी कम होती जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हम जो है प्राइस इलास्टिसिटी आपकी डिपेंड करती है। इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ बेसिकली द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जी नीड क्या है, स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, फिर हमने डिस्कस किया कि वांट्स क्या है, आप अपने नीड को कैसे एक्सप्रेस करते हो, दैट इज़ वांट। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जी डिमांड क्या है, कि वांट प्लस एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे दैट बिकम्स द डिमांड। फिर हमने बात की कि जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कि बेसिकली जो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होता है दैट इज़ बेसिकली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने बात की कि अलग अलग टाइप्स कौन कौन सी हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि जी परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है, रिलेटिवली इलास्टिक हो सकती है, परफेक्टली इन इलास्टिक हो सकती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक हो सकती है, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है हो सकती है। ये जो अलग अलग टाइप्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि जो आपका चेंज इन प्राइस है और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। और लास्ट में हमने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने बात की है कि जी नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, वैरायटी ऑफ यूजेज ऑफ कमोडिटी, पोस्टपोनेबल है कि नहीं है, हैबिट्स का कितना इन्फ्लुएंस है, और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस जिसकी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे हैं उस पर जो आपका कस्टमर है वो अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन, कितना हिस्सा खर्च करता है, और रेंज ऑफ प्राइसेस क्या है। कई बार फिक्स प्राइस हो सकते हैं और इट कैन बी ए रेंज ऑफ प्राइसेस। दोनों ही केस में आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो अलग अलग होती है। थैंक यू।